नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें लोगों को गुमराह करने का मटेरियल पर्याप्त दिख रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने बोला बहन इंदिरा गांधी जी। इनकी बातों में एक जो गजब की पॉलिसी हुआ करती है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है, जिसको कुछ देना लेना नहीं है और किसी खासा वर्ग का अगर चाहता है तो उसको इज्जत दे दो, ताकि जो उसके चाहने वाले लोग हैं वो कहें कि चलिए उनको कितना ही सम्मान दे रहे हैं, लोग गदगद हो उठे और इनके तरफ मुखातिब हो जाए। तो लोगों को अपने तरफ खींचने का बिना कुछ देना भी ना पड़े और मौका मिल रहा है कि खींचने का, तो पर्याप्त मटेरियल डालेंगे, वो खींचने का प्रयास करेंगे। खैर, आते हैं मुद्दे की बात पे। सभ्यता, संस्कार, महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्ट्रॉन्ग करना, जैसी तमाम सारी मुद्दे की बातें हैं। पहले देखते हैं इनका ये वीडियो और उसके बाद बात करते हैं इन मुद्दों पे। कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो देश की आंखें खोलने वाले हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। तो आपने देखा, जो इनकी अपनी मंशा है वह दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। पहले बात यह है कि ये इन्होंने बोला कि तथ्य निकल के आ रहा है। कहां से निकल के आ रहा है? आसमान से, जमीन से। कौन सा वो स्रोत है उसको इनको बताना चाहिए ना, ओपनली बताना चाहिए कि ये जो तथ्य है यहां से मिले हैं। तो उन्होंने नहीं बताया। अब इनके मन की उपज है यह तथ्य, या खुद की जो योजना इन्होंने बना रखा है वह चीज दूसरे के सर पर डाल के बोल रहे हैं। इसलिए कि अब तक इनके सारे कार्यों को देख लीजिए। सिलेंडर की बात इन्होंने किया, सिलेंडर का मूल्य की बात इन्होंने किया, दिमाग में इनके आया, कहां पहुंच गया। इन्होंने मोबाइल डाटा की बात किया, आज देख लीजिए कि कहां पहुंच गया। और अभी भविष्य में, अभी इनका नजर पड़ा हुआ है, उस पर लगा हुआ है, भविष्य में इस चुनाव के बाद कहां पहुंचेगा आप खुद देख लेंगे। पेट्रोल के मूल्य पर इनका नजर पड़ा था, आप देख लीजिए कि कहां पहुंच गया। आम जनता ये कह रही है कि ये खुद इनकी योजना है और ये कांग्रेस पे लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। हां, एक बात स्पष्ट आप समझे, आजादी के बाद इतने दिन कांग्रेस रही, अगर उसको ऐसा करना था, इनके ही द्वारा कहा गया है कि वह नियम लागू हो चुका था, तो लोगों के सारे चल संपत्ति में से 50% तो जाने चाहिए था। इनका कहना यह है कि इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री
राजीव गांधी जी द्वारा उस कानून को रोका गया जो कांग्रेस कानून ला चुकी थी, जिसमें लोगों के पिता के मरने के बाद पिता की 55% चल अचल संपत्ति सरकार को चली जाएगी, ये इनका कहना है। तो क्या इंदिरा गांधी जी के मरने के पहले तमाम लोगों का संपत्ति तो गया होगा? इसका इनको रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, ना कि हवा हवाई बात करनी चाहिए। और आप लोग भी ऐसा कहीं अगल बगल में किसी से कहे सुने नहीं पाएंगे कि वो कहा हो कि हमारे बाबा दादा का चल अचल संपत्ति सरकार को चली गई मर जाने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो इनको साक्ष्यों के साथ आना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको तो किसी भी तरह से चुनावी समय तक लोगों को गुमराह करके रखना है। अगर गुमराह नहीं कर रहे हैं, इस तथ्य को आम जनता के सामने करें। एक चीज आया था, जब चकबंदी हो रही थी तो सीलिंग एक एक्ट था, और उस एक्ट में जिन लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, उनकी जमीनों को लिमिटेड किया गया। तो उसके पीछे कारण क्या था? उस एक्ट को लाने का मंशा क्या था? मंशा यह था, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास कईयों हजार एकड़ जमीन हुआ करता था और उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। उनके जमीन पर गरीब लोग काम करते थे और खाने को मोहताज थे। तो उस एक्ट को लाया गया कि जो गरीब वर्ग के लोग दूसरे की जमीन पर काम कर रहे हैं, उनके पास रहने तक की भी जमीन नहीं है, जिसके पास बोने खाने भर की भी जमीन नहीं है, उसके पास भी कुछ जमीन हो जाए। इस एक्ट से गरीब और मजदूरों को लाभ मिला, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अगर वह एक्ट आया नहीं होता तो आज 50-55% लोगों के पास जमीन नहीं होती। आप जरूर कमेंट में यह बताएं कि यह एक्ट ठीक था या नहीं था। जो ये बात कर रहे हैं लिमिट की, लिमिट थी, ये कांग्रेस द्वारा लाया गया था लिमिट, कि जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं अपने यहां इतना क्विंटल से अधिक कोई भी सामान भंडारण नहीं कर सकते। इसके पीछे उद्देश्य समझ लीजिए। कारण यह है कि बड़ा पूंजीपति होगा, सारा सामान फील्ड से खरीद करके रख लेगा, बाजार में कोई उसका कंपटीटर नहीं होगा। फिर बाद में वो चाहे 1 रुपया का खरीदा हो या 10 पैसे का खरीदा हो, चाहे 1000 का खरीदा हो, वो मनमाना कीमत लगाएगा और वहां सिर्फ और सिर्फ उसकी मन की बात चलेगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लिमिट रहेगा तो एक लिमिट के दायरे में रह करके अधिकांश लोग खरीद लेंगे और बाजार में बेचने के लिए कंपटीशन रहेगा, इसलिए वह एक मानक मूल्य के अनुसार लोग बेचेंगे, अन्यथा उनका सामान वैसे पड़ा रह जाएगा। आप जरा सोचिए कि यह एक्ट आम जनता के हक में था कि नहीं, लेकिन उस एक्ट को इन्होंने तोड़ दिया, लिमिट खत्म कर दिया। जिसके पास जितनी क्षमता हो उतना सामान भंडारण कर सकता है। लेकिन यह सामान्य जन की लेवल की बात नहीं है, यह बड़े लोगों के लिए इन्होंने किया है। आप जरा सोचिए कि इनका जो यह योजना है या पहले की योजना जो थी वो ठीक थी। कभी भी किसी भी व्यवस्था का जब एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सारी चीजें हो जाएंगी तो वो मनमतंगई करेगा, और जब मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो कंपटीशन जब होता है तो आम जनता को लाभ होता है। तो कंपटीशन बना रहे, यह व्यवस्था कांग्रेस ने किया था, और आज कंपटीशन वह टूट जाए, यह व्यवस्था इन्होंने किया। जो ये कह रहे हैं कि इसके पहले कानून था और अपनी संपत्ति बचाने के लिए राजीव गांधी जी ने उस कानून को हटाया। चलिए आपकी बात हम मानते हैं, तो आप साक्ष्य दीजिए ना कि कितने लोगों की चल अचल संपत्ति सरकार को गई उस नियम के तहत। जब वह एक्ट बनाया गया था और इंदिरा गांधी जी के मरने के पहले जब एक्ट हटा, या इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद जब यह एक्ट हटा, तो उसके बीच में कुछ लोगों का भी तो संपत्ति सरकार को गया होगा। वो साक्ष्य कहां है? अगर नहीं है तो यह बिल्कुल झूठ है, निराधार है और लोगों में डर फैलाया जा रहा है। आम जनता का कहना है कि जब ये पहले आए थे तो लोगों को डरा के आए थे, हिंदू मुस्लिम करके आए थे, अगर हमारा सरकार नहीं आया तो हिंदू खतरे में है। अब जब ये काम अपना नहीं गिना पाए हैं और जो लहर देखे हैं कि कांग्रेस की लहर बहुत प्रबल है, भाजपा के लोगों को लोग दौड़ा ले रहे हैं, भगा दे रहे हैं, जगह जगह घटनाएं आ रही हैं, यहां तक कि यह भी खुलासा हो गया है कि भाजपा के मीटिंग में किस किस तरह से भीड़ इकट्ठा की जा रही है। जब सारी चीजों का पोल खुलते इनको नजर आया है और पहले चरण में इनको लगा है कि हमारे कई सारे लोगों का जमानत भी जब्त हो जाएगा, तब इन्होंने इस बात को लाया है डर पैदा करने की। जो ये सत्ता में आने के पहले जिस हथकंडे को अपनाए थे, उस हथकंडे को फिर दोबारा ये अपनाए हैं कि अगर यदि लोगों में डर पैदा हो गया, मैं डर पैदा करने में कामयाब हो गया, तो फिर मैं शायद सत्ते में आ जाऊं। ये जानते हैं कि महिला अपने गहनों से प्रेम करती है,
अब देश की महिलाओं के भावनाओं के साथ इन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। जहां ये दुहाई दिया करते हैं महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को स्ट्रांग बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके साथ कोई 420 नहीं कर रहा है, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, और खुद ही उनके भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। अगर इतना ही महिलाओं के प्रति ये जागरूक है तो मणिपुर के मामले पर आज तक ये चुप क्यों रहे? महिला पहलवानों के मामले पर ये चुप क्यों रहे? क्या उनको न्याय मिल गया? नहीं। और ये बात करते हैं मंगलसूत्र की, गहनों की। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी लाचारी, इतनी बेबसी जो आम जनता पर कहर बरपा रही है, महिलाएं अभी तक अपनी गहना बचा पाई हैं? वो तो इन्होंने ऐसा व्यवस्था ला दिया कि सारा गहना तो बिक गया है, गिरवी रख गया, छुड़ाया ही नहीं गया, तो फिर वो वैसे ही खत्म हो गया। और सोना इतना महंगा कर दिया गया कि महिलाओं के पास गहना पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर पहुंचेगा तो उतना जीएसटी देने के बाद में महिलाएं अपने पास गहना लेके आएंगी, तो गहने पर तो वैसे ही नजर पड़ा हुआ है इनका। सबको पता है कि कितना % जीएसटी लेने की बात चल रही है गहनों पे। इधर ये कह रहे हैं कि 55% गवर्नमेंट को जाएगा अचल संपत्ति मरने के बाद। यहां तो जीते जी जो भी पैसा आप कमाएंगे इनकम टैक्स के दायरे में जाके देंगे ना, और उसके बाद से वो सोना खरीदने जाएंगे तो उस पर भी जीएसटी देंगे। तो इनकम टैक्स दीजिए, फिर सोना खरीदिए तो जीएसटी दे दीजिए, तो इनकम टैक्स प्लस जीएसटी दोनों जोड़ लीजिए, देखिए कि कितना % आपका तो वैसे ही जा रहा है। किसी लड़की की शादी करिए तो उसमें जो भी सामान खरीदिए जीएसटी दीजिए। टेंट हाउस वाला कुछ भी सामान खरीदेगा टेंट हाउस में चलाने के लिए तो जीएसटी देगा। फिर उसके बाद जब जब सट्टा लिखेगा तब तब सर्विस टैक्स के नाम पे देगा। तो क्या अपने घर से देगा? उन लड़कियों वालों से ही तो लेके देगा कि इतना रुपया हमारा टेंट हाउस का हुआ, इसका इतना % टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो इतना प्लस इतना, इसका मतलब इतना आप हमको दे दीजिए। तो जिस बेटियों की बात आप कर रहे हैं कि बेटियों और महिलाओं की अवस्थित ऐसी हैं, हम उनके शादियों तक को तो इन्होंने बख्शा नहीं, वो लड़कियों के पढ़ाई तक को तो इन्होंने बख्शा नहीं। पढ़ाई पर भी जीएसटी उनके है, और नहीं कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तो पढ़ेगी तो जीएसटी आएगा, शादी होगा तो जीएसटी आएगा। उसके बाद 5 लाख तक का अगर यदि खर्च आपने दे दिया, 5 लाख से अधिक का खर्च अगर यदि शादी में हो गया तो आपको फिर अलग से जीएसटी देना पड़ेगा। इधर सर्विस टैक्स दे दीजिए, इधर जो भी सामान खरीदिए उसका जीएसटी दे दीजिए, उसके बाद भी उस पर जीएसटी दीजिए अगर 5 लाख से ऊपर आपका खर्च हुआ तो। आप सोच सकते हैं कि लड़कियों के कितने हिमायती हैं, औरतों के कितने हिमायती हैं। अगर कोई बाप अपने बेटी का शादी करना चाह रहा है तो दहेज का दाना तो उसके सामने खड़ा ही है उसको निकलने को, इनको भी उसमें हिस्सा चाहिए उस शादी में। आप सोच सकते हैं कि कितने समाज के नुमाइंदे हैं और समाज का भला कितना चाहते हैं। अब आते हैं इनकी जो बात है कि लोगों की चल अचल संपत्ति। अरे महोदय, उसकी तो शुरुआत आप खुद ही कर चुके हैं। अगर सोना लीगली रूप से अगर खरीदेंगे आप तो आधार नंबर चाहिए, कोई अकाउंट खोलेंगे तो आधार चाहिए, जमीन खरीदेंगे तो आधार चाहिए, हर जगह आधार अटैच हो रहा है। यानी ये सारी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने लिमिट लगा रखा है कि आप पैसा कैश नहीं ले सकते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, इसका प्रयास कर। कारण क्या है? सारा पैसा जो है आप बैंक में रखिए, घर में नहीं रख सकते, ताकि मेरे नजर में रहे। आम जनता का यह कहना है कि जो ये कांग्रेस पर लगा रहे हैं ये कांग्रेस की बात नहीं है। अगर 2024 में ये फिर पीएम बने तो इन्हीं की योजना है, और ये इस तरह से लोगों की संपत्ति पर नजर रखेंगे और इसमें से अपना हिस्सेदारी ये ले लेंगे। महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, महिलाओं के गहने की बात कर रहे हैं। महिलाओं के गहने पर तो खुद इनका नजर लगा हुआ है। कोई भी महिला जब गहना खरीदने जाएगी और पक्का बिल मांगेगी तो उसमें आधार कार्ड नंबर लगेगा ही लगेगा, और इस तरह से इनकी नजर है उस पर। तो इन महिलाओं को उन्होंने बख्शा कहां? वो काम तो खुद ही शुरू कर चुके हैं, और उसी बात का दूसरे को बता करके, चूंकि यहां प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, और उसी बात को दूसरे को बता करके ये दहशत पैदा करना चाह रहे हैं कि लोग दहशत में आकर के उसको वोट ना करें, हमें पीएम बना दें। ये आम जनता समझ चुकी है और ये चर्चा है। रही बात मंगलसूत्र की, तो अब ये मंगलसूत्र की कीमत बताएंगे लोगों को, ये मंगलसूत्र की अहमियत बताएंगे। जो मंगलसूत्र किसी औरत के गले में बांध करके और उन्हें छोड़ दिए, सिंदूर लगा करके उस महिला को छोड़ दिए, अब वो दूसरे की महिलाओं को मंगलसूत्र की अहमियत बताएंगे, गहनों की अहमियत बताएंगे, महिलाओं की इज्जत करना सिखाएंगे, बड़ों की इज्जत करना सिखाएंगे। आप देखिए
ये दोनों लोग कैसे बैठे हैं, एक रिपोर्ट देख लीजिए। देखा आपने, ये दोनों लोग बैठे हैं और राष्ट्रपति महोदया वहां खड़ी हैं। यही इज्जत है ना महिलाओं के प्रति इनकी। कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये सिर्फ इज्जत और महिलाओं को सशक्त करना, मजबूत करना, इनका ये जो बात चल रही है सिर्फ लोगों की भावना को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, बस। इनको नहीं चाहिए किसी की इज्जत करना, बाकी लोग करें, सिर्फ वाणी में हो। आप लोग प्रत्यक्ष देखें। और ये बात करेंगे सभ्यता की, संस्कार की, बड़े लोगों की इज्जत करने की। ये बात करेंगे सनातन धर्म की, जो सनातन धर्म को तार तार कर दिए। प्रभु श्री राम की अकेले मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने कराया। सीता मैया कहां गई? उस समय नहीं इनको समझ में आया कि एक महिला का इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है। कभी भी लखनलाल जी इनके परछाई के जैसे इनके जीवन में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। थे लखनलाल के बगैर राम जी अधूरे समझ में आते थे, राम जी के बगैर लखनलाल जी अधूरे समझ में आते थे। और ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई तो उनको उन्होंने अकेले रख दिया। जिस सनातन की बात ये कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात, बार बार सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात ये कर रहे हैं। और उस सनातन धर्म में ही है कि कोई भी अगर पुरुष, उसकी पत्नी जीवित है और पास में नहीं है, तो बगैर उसकी मूर्ति बनाए, बगैर उसको पास में बिठाए वह कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता है। और इन्होंने अकेले प्रभु श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करा दिया और कहेंगे हम सनातनी हैं। सनातन को ततातर आपने कर दिया, सिर्फ वोट लेने के लिए, लोगों को ओबलाइज करने के लिए सनातन सनातन हिंदू हिंदू की बात आप कर रहे हैं। और हम अंधे सब ये देख करके भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारी बातें आम जनता समझ चुकी है, आम जनता ये कह रही है। रही बात इनहेरिटेंस टैक्स की, मोदी जी खुद ही जो कह रहे हैं उसको समझें आप। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की संपत्ति को राजीव गांधी जी लेने के लिए उस संविधान को बदल दिया, उस नियम को ही बदल दिया। तो आप जरा सोचें, वो जो संपत्ति इंदिरा गांधी जी की थी और जो राजीव गांधी ने लिया, वह संपत्ति कहां चला गया? वो सारा संपत्ति तो आज राहुल के पास ही होगा। और अगर राहुल के पास वो संपत्ति है तो जो जिस एक्ट की बात ये कर रहे हैं मोदी जी, उस एक्ट को लाने पर क्या आज इनके संपत्ति का ह्रास नहीं होगा? आज इनकी संपत्ति इनके हाथों से नहीं निकल जाएगी? ये सोचने जैसी बात है। ये जो भी बात ये बोल रहे हैं, आम जनता का कहना यही है कि आम लोगों में दहशत फैलाने के नियत से मोदी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये हारने के डर से इतना घबराए हुए, इतना बौखलाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं कि अपनी ही बातों के दौरान अपनी ही बातों को काटते चले जा रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब जो मोदी जी बता रहे हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत पिता की चल अचल संपत्ति पिता की मृत्यु के बाद 55% सरकार को चली जाएगी और 45% पुत्रों में बटेगा। और मोदी जी का कहना है कि उस एक्ट को ला करके राहुल जी अपने ही संपत्ति के दुश्मन बन जाएंगे, अपने ही संपत्ति को लोगों में बांट देंगे, जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में दूर दूर तक कहीं नहीं है। अगर मोदी जी का कहना ही सत्य है तो सोचिए कि वो कितने उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं कि जो पीढ़ियों की संपत्ति अर्जित की गई है उसको आम जनता में बांटने जा रहे हैं। आखिर बांटेंगे किसको? गरीब वर्ग को ही ना। ऐसा तो नहीं कि गरीबों की संपत्ति उठा करके और बड़े धनाढ्यों की बात चल रही है। जैसा कि पहले हुआ सेलिंग में, जो जमींदार थे, जो हजारों एकड़ के मालिक थे, उनका लिमिट कर दिया गया और जो उनके वहां से बचा गांव के लोगों में बांट दिया गया। गरीब, जो गरीब तबके के लोग थे, चाहे किसी जाति धर्म के आते थे, लोगों को बांट दिया गया। तो वो तो आम जनता के हक में ही था। लेकिन इस पर भी दूर दूर तक कहीं राहुल गांधी का इस तरह का कोई ना स्पीच है और ना उनके मैनिफेस्टो में अंकित है। ये मोदी जी द्वारा जो अपना खुद का योजना बनाया गया है लोगों की संपत्ति को लेने का, वह राहुल गांधी के सर पे मर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर 2024 में राहुल गांधी पीएम बने और अपने वादे पूरा नहीं किए तो आप अगले 5 साल बाद उन्हें बदल सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पीएम बने तो 5 साल बाद शायद ही आप उन्हें बदल पाए। इसलिए सोच समझकर वोट करें, आम जनता का कहना है। और जिन लोगों को अभी तक ये सारी बातें समझ में नहीं आई हैं, इस पर ध्यान दें और कहां तक इन बातों में सच्चाई है इस पर जरूर गौर करें। और 2024 का चुनाव अहम है,
सोच समझ करके सही पार्टी और सही उम्मीदवार का चुनाव करें और उसी को वोट करें। वोट निश्चित ही करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।